अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम करेंगे CS 605 का लेक्चर नंबर 19 विच इज़ टाइप्स ऑफ रिस्क। तो टाइप्स से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिस्क क्या होते हैं। रिस्क ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो वो प्रॉब्लम जो आपको फ्यूचर में आ सकती हैं इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, वो आपके रिस्क होते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ रिस्क दी हुई हैं, तो 3 तरह की हमें टाइप्स दी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं, दूसरे टेक्निकल रिस्क होते हैं और थर्ड हमारे पास बिजनेस रिस्क होते हैं। तो देखें प्रोजेक्ट रिस्क कौन से होते हैं। ऐसे रिस्क जो हमें बजट के हवाले से आते हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपने बजट उसका कम एस्टिमेट किया था, आपको ज़्यादा चाहिए, या आपने सोचा था कि ये 2 माह में हो जाएगा, अब आपको ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए, तो वो आपका शेड्यूल प्रॉब्लम हो गया। या आपके कोई पर्सनल रिसोर्सेज हैं जो आपके पास, जिनके साथ आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो आपके कम पड़ गए हैं, या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं वो आपके प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो आपके प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं। और जब भी प्रोजेक्ट रिस्क आता है तो ये आपके या तो शेड्यूल को इम्पेक्ट करता है या कॉस्ट को इम्पेक्ट करता है। यानी कि जैसे समझ रहे हैं कि कस्टमर ने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है, तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अब या तो आपको अपना टाइमलाइन ज़्यादा करना होगा, या फिर आपको उस पर जो है ना बजट अपना ज़्यादा करना होगा, या बाज़-औक़ात ये भी होता है कि आपको दोनों चीज़ें भी इंक्रीज़ करनी पड़ जाती हैं। सेकंड जो है वो हमारे पास है टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क कौन से होते हैं, मतलब आप प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो आपने उसे डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम कर दी, कोई गलती कर दी, ठीक है, या आपने डिज़ाइन अच्छे से कर लिया था, जब आप उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने लगे तो आपने कोई गलती कर दी, या आपका इंटरफेस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, या मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं। और जब आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपकी क्वालिटी को इम्पेक्ट करती हैं। ज़ाहिर है, आप सोचिए आपने डिज़ाइन बनाना था, सही से डिज़ाइन ही नहीं बना आपके प्रोजेक्ट का, तो आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी लो हो जाएगी ना, तो वो आपकी क्वालिटी को डैमेज करती हैं। और टाइमलाइन और कॉस्ट को भी देखें, ये तीनों जो हमारे पास रिस्क है ना, प्रोजेक्ट, टेक्निकल और बिजनेस, ये तीनों हमारे कॉस्ट और टाइम को तो ज़रूर ही इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो या वो हमारी कॉस्ट और टाइमलाइन को तो इफ़ेक्ट करता ही है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ये हमारी क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। और एक चीज़ जो टेक्निकल रिस्क के बारे में इंपॉर्टेंट है और जो हमें क्विज़ भी आ जाता है, वो ये है कि टेक्निकल रिस्क जो है या तो डिफ़िकल्ट होते हैं या ये इम्पॉसिबल होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से रिस्क हैं जो डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल होते हैं, तो दैट इज़ टेक्निकल रिस्क। और उसके बाद वो कहता है कि टेक्निकल रिस्क आने की एक बड़ी वजह जो होती है वो लीडिंग एज टेक्नोलॉजी होती है। यानी कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में जो अभी न्यू आई होती है। उसे यूज़ करने का फ़ायदा तो होता है कि आप इजीली जो है अपना काम कवर अप कर लेते हैं, वो आसान होती है बाकी टेक्नोलॉजी से। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अभी वो न्यू आई होती है, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं पता होती। अब आपके सामने उसकी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो किसी के सामने नहीं आई, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए जो है लीडिंग एज टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक टेक्निकल रिस्क की वजह है। ठीक है, थर्ड वन जो है वो है बिज़नेस रिस्क। बिज़नेस रिस्क क्या होते हैं, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पता नहीं उसमें मार्केट की वैल्यू है कि नहीं, उस प्रोजेक्ट की वो मार्केट में लोगों की डिमांड है या नहीं उसकी, ये आपका बिज़नेस रिस्क होता है। या अगर मतलब उसकी डिमांड है लेकिन आप उसे सेल कैसे करेंगे। आपके जो हैं बिज़नेस पार्ट जो आपके कंपटीटर हैं वो भी तो इस तरह का कोई काम कर रहे होंगे, तो आप उसे किस तरह सेल करेंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बिज़नेस के हवाले से, वो बिज़नेस रिस्क होते हैं। अब हमने देख लिया कि रिस्क हमारे पास 3 तरह के हो जाते हैं। तो अब हम जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं तो हमने क्या करना होता है, एक अच्छा जो मैनेजर होता है वो अपने प्रोजेक्ट के जितने भी रिस्क होते हैं ना, उन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उनके सोल्यूशन निकाल लेता है। ठीक है, अब जितने भी रिस्क होते हैं अगर उन सबको आइडेंटिफाई करके उनके सोल्यूशन निकाल लोगे तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम ये मेथड पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट में जो रिस्क होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उनको सोल्यूशन निकालेंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट को जो है वो ईज़ी टू यूज़ या ईज़ी टू कवर अप बनाएंगे। तो इसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने के लिए हम 4 तरह के क्वेश्चन करते हैं। वो 4 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लें तो हम ये रिस्क वाला जो एजेंडा है ये अपना कवर कर लेंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद इन प्रोजेक्ट।
ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें आखिर क्या गलत हो रहा है, मतलब इसमें कौन से रिस्क हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सबसे पहले आपने उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, जिन्हें हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले स्टेप में आपने क्या करना होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब सेकेंड क्या है, आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है जी हमें ये वाला रिस्क आ सकता है, ये वाली प्रॉब्लम जो है ना आगे जाके क्रिएट हो सकती है। अब उसके कितने चांसेस हैं, वो प्रॉब्लम कितने चांसेस है, 50%, 60%, कितने चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और अब आपको पता चल गया कि ठीक है जी ये हमारी प्रॉब्लम जो है ये 50% आ सकती है, 50% चांसेस हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ जाए। अब आपने ये देखना है कि अब अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कितना इफ़ेक्ट करेगी आपके प्रोजेक्ट को, ठीक है। हो सकता है वो सिर्फ इतना सा इफ़ेक्ट करे कि जो नेग्लिजिबल हो, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, या ऐसा हो कि वो इतना इफ़ेक्ट करे कि हम थोड़ा बहुत सॉल्व करके उसे कवर अप कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना इफ़ेक्ट कर रही हो कि आप प्रोजेक्ट देने के काबिल ही ना रहें, वो तबाह ही हो जाए प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मतलब कितना इफ़ेक्ट कर सकती है, हमने ये फाइंड करना है। और फोर्थ क्वेश्चन हमने ये पूछना है कि ठीक है अगर ये प्रॉब्लम आ गई है और ये इतना इफ़ेक्ट कर रही है तो हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, व्हाट कैन वी डू। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये हमने करने हैं और इन्हीं को सॉल्व करते हुए हम ये सारा जो दोनों टॉपिक हैं इन्हें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन प्रोजेक्ट में क्या गलत हो रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कौन से रिस्क आने वाले हैं। सबसे पहले हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो हम करेंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 तरह के रिस्क होते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो 2 तरह के रिस्क होंगे, एक तो जेनरिक रिस्क होते हैं और दूसरे हमारे पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। जेनरिक रिस्क ऐसे होते हैं जो हर प्रोजेक्ट में आपको आ सकते हैं, जैसे कि मसलन आपके जो एम्प्लॉय हैं वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आप जो भी अपना प्रोजेक्ट लेंगे उसी में ये इफ़ेक्ट करेगा कि आपके एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। और इसी तरह जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क हैं ये सिर्फ आपके उसी प्रोडक्ट में आते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर जिक्र किया था कि आपका डिज़ाइन सही नहीं बना, तो ये आपका जो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क है। तो अब वो कहता है कि इन रिस्क से बचने के लिए हमने क्या करना है कि हमने कुछ आइटम्स की चेक लिस्ट बना लेनी है और हमने हर एक को चेक करते जाना है, ये कवर है, ये कवर है, ये कवर है। अगर कोई कवर नहीं होगा तो फिर जो है हमें पता चल जाएगा कि ठीक है इसमें रिस्क आ सकता है। तो चेक लिस्ट के लिए आपने इन चीज़ों को सामने रख लेना है। अभी बस आप इनके नाम देख लें, किन चीज़ों को हमने सामने रखना है। प्रोडक्ट का आपकी साइज़ क्या है, इस पर बिज़नेस इम्पेक्ट क्या हो रहे हैं, और आपकी कस्टमर किस तरह का है, और इस तरह के ये सारे जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, या आपका स्टाफ का साइज़ क्या है, ये सारे आपने सामने रख लेने। इनको आपने एक एक करके क्वेश्चंस करते जाना है, चेक करते जाना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे फ्यूचर में कौन सा रिस्क आ सकता है। तो हम देख लेते हैं इस पे जो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो कहता है कि हैव टॉप सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर मैनेजर फॉर्मली कमिटेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, यानी आपकी और आपके कस्टमर की जो टीम है वो एग्री है ना इस प्रोजेक्ट पे। ऐसा तो नहीं है किसी को इशू हो, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या आपका एंड यूज़र आपसे एग्री है, उसे जो सिस्टम चाहिए आप वही बना रहे हैं, या आपको प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट्स आपने ले ली हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपने देख लेने हैं। और ये देखें डू एंड यूज़र हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये है कि जो एंड यूज़र है वो जो डिमांड कर रहा है वो पूरी भी की जा सकती है कि नहीं, वो ऐसी बढ़ चढ़ के तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। तो आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरह की चीज़ें अपनी देख लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें फ्यूचर में कौन से रिस्क आ सकते हैं। तो ये है रिस्क कंपोनेंट एंड ड्राइवर्स। यहाँ रिस्क जो है ना उससे कैटेगराइज कर दिया गया है। तो हमारे पास परफॉर्मेंस रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। मसलन आप कहते हैं कि आपके पास, हमने ऊपर कैटेगरीज पढ़ी थी ना, आपके पास जो है वो रिस्क आया है, मतलब समझ लें कि जो डिज़ाइन के हवाले से था, ठीक है। टेक्निकल रिस्क आपके पास आ गया है। तो अब जो टेक्निकल रिस्क है इसकी भी आगे कैटेगराइज करना पड़ेगा। क्या वो परफॉर्मेंस के हवाले से है, या वो आपकी कॉस्ट के बजट के हवाले से है, या इस तरह का है कि सपोर्ट के हवाले से है, यानी कि आपने प्रोग्राम बना लिया है, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही है और बाद में उसे जब आपने करेक्ट करना है या इन्हेंस करना है तो प्रॉब्लम आ रही है, या वो आपका शेड्यूल के हवाले से है। हमने देखा था ना कि आपको टाइम ज़्यादा करना पड़ जाता है।
तो इस तरह आपने उन्हें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी रिस्क है, उसे आपने कैटेगराइज कर लेना है कि वो किस में है, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा हो गया कंप्लीट। वो ये था कि व्हाट्स गोइंग इन प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट था हमारा चांसेस को हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी कि हाउ मच इट इफ़ेक्ट, ये कितना इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस इफ़ेक्ट के लिए ना हमने कुछ कैटेगरीज़ बनाई होती हैं। तो ये हम पहले कैटेगरीज़ देख लेते हैं। वो कहता है कि ये 4 तरह की आपके पास कैटेगरीज़ होती हैं। या तो वो जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है वो नेग्लिजिबल होगा, ऐसा इफ़ेक्ट होगा कि जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो मार्जिनल हो सकता है कि ठीक है एवरेज है, इस पर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दें तो एडजस्ट हो सकता है। थर्ड वन इज़ क्रिटिकल, हाँ ये मुश्किल है कि अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और चौथा जो है ये है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग होता है तबाहकुन, यानी कि समझने ये आ गया तो आपका प्रोजेक्ट तबाह, आप देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। तो अब क्या किया है कि उसने जो है यूएस फोर्स ने एक टेबल बनाया था जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को जब अपने रिस्क को डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में है। तो उसने ये जो परफॉर्मेंस, कॉस्ट और सपोर्ट, ये रिस्क ये एक साइड पे रखे हैं, ये देखें इन्हें उसने रोज़ में रख दिया है। और ये जो है हमारे पास नेग्लिजिबल, मार्जिनल और ये वाली, इन्हें उसने कॉलम में रख के एक टेबल बना दिया है। तो आपका जो भी है प्रॉब्लम वो आप यहाँ से देख लें वो कहाँ पे आपको सपोर्ट करता है, तो आप उसे वहाँ पे रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि ठीक है जी ये मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ये जो उन्होंने बनाया था वो मैं आपको बता देती हूँ, हम इसे अपनी तरीके से जो है इन्हेंस भी कर सकते हैं। ये देखें वो कहता है कि कैटास्ट्रॉफिक में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे हम कहेंगे कि बस ये अब हमारा तबाह कर देगी सब कुछ। वो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप फेल हो गए हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में, जो कस्टमर ने मांगा था वो आपको मिला ही नहीं, आप टोटली फेल हो गए हैं, तो जाहिर है फिर आप कैटास्ट्रॉफिक में आएंगे। या वो कहता है कि आपने अपनी जो कॉस्ट इंक्रीज़ की वो इतनी इंक्रीज़ कर दी कि वो $500K से भी इंक्रीज़ हो गई, देन आप इसमें आएंगे। इस तरह वो कहता है क्रिटिकल में आप कब आएंगे, जब आपकी परफॉर्मेंस ख़राब तो है लेकिन ये है कि क्वेश्चनेबल है, उसके पे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, उसे सॉल्व किया जा सकता है, तो वो क्रिटिकल होगी। इसी तरह अगर आपने कॉस्ट अपनी ज़्यादा की है, तो अगर वो आपने $100K से $500K के दरमियान की है इंक्रीज़, तो वो क्रिटिकल होगी। इसी तरह मार्जिनल की उसने कुछ लिमिट्स बताई हैं कि अगर आप 100K से कम करेंगे तो इस तरह नेग्लिजिबल की हैं कि माइनर इफ़ेक्ट अगर होंगे तो फिर आपकी नेग्लिजिबल होंगी। इसे हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि अगर हमारी जो है वो जो है 1 लाख से अगर ज़्यादा चली जाती है तो फिर हम कैटास्ट्रॉफिक में आ जाएंगे, अगर हम 50,000 तक इंक्रीज़ करते हैं तो हम क्रिटिकल में आ जाएंगे। इस तरह हम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है रिस्क प्रोजेक्शन। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा हमारे पास क्या था कि ये देखें, दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसमें चांसेस कितने हो सकते हैं, ठीक है। पहले आपने क्या करना था कि अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना था, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांसेस कितने होंगे। तो चांसेस के लिए हमारे पास जो है वो ये है रिस्क प्रोजेक्शन। रिस्क प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिस्क एस्टिमेशन, यानी कि अपने रिस्क को एस्टिमेट करें कि कितने चांसेस हैं कि ये रिस्क हमें आएगा। तो इसके लिए वो कहता है कि उसने ये देखें एक टेबल बना दिया, उसमें टेबल एक एग्जांपल समझने उसने एग्जांपल दे दी है, उसने यहाँ पे रिस्क लिख दी है। कहता है हमारे पास हमने एक प्रोजेक्ट को एनालाइज़ किया तो हमारे पास इतने सारे रिस्क आए हैं, वैसे इतने रिस्क होंगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। बहरहाल इतने रिस्क आए हैं। उसके पहला रिस्क उसका साइज़ के हवाले से था, दूसरा उसका ये था कि उसने कहा था कि जो यूज़र हैं वो 20 यूज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब वो 20 नहीं कर रहे, 20 करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह उसने ये सारे जो रिस्क थे वो अपने लिख दिए हैं, ठीक है। तो इन्हें कैटेगराइज़ कर लिया। कैटेगराइज पे आपने इतना फोकस नहीं करना। आगे हमारी जो चीज़ है देखने वाली वो है प्रोबेबिलिटी, चांसेस, कितने चांसेस हैं इस रिस्क के आने के। कहता है कि साइज़ जो हमने एस्टिमेट किया था वो लो हो गया है, हमें बड़ा साइज़ चाहिए। ये कितने % चांसेस है कि हमें बड़ा साइज़ चाहिए होगा, 60% चांसेस हैं, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि अगर हमने सोचा था कि 20 लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन 20 लोगों के यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, ये कितने % है, 30%। तो अब आपने ये इसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उसके साथ आपने जो है इम्पैक्ट लिख लेना है।
इम्पैक्ट क्या है, ये हमने चारों पढ़े थे ना, कैटास्ट्रॉफिक, क्रिटिकल, मार्जिनल और नेग्लिजिबल, यानी कि जो हमारा ये रिस्क है ये आखिर किस किस्म का है, कितना सीरियस है ये। तो ये देखें कि ये उसने जो कहा है कि जो हमारा साइज़ वाला है वो 2 नंबर पे है, यानी कि वो हमारा क्रिटिकल रिस्क है। इसी तरह जो हमारा ये लार्जर नंबर ऑफ़ यूज़र वाला है ये 3rd पे है, यानी कि ये मार्जिनल है, इस तरह। तो इसमें ये देखें एक टेबल हमने छोड़ दिया है RMM वाला, इसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसने सिर्फ इसका एब्रीवेशन बताया हुआ है, वो आपने देख लेना, या आपको MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो RMM का मतलब है रिस्क माइटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर 21 पे आ जाते हैं, लेक्चर 20 पे आ जाते हैं, सॉरी। तो लेक्चर 20 पे हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। पहला था कि प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट था कि चांसेस कितने हैं, हमने चांसेस भी देख लिए। अब है कि ये कितना इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वैसे तो हमने ये भी देख लिया है कितना इफ़ेक्ट कर सकता है, ये देखा ना हमने टेबल में कि हमने इसे लिख दिया कि ये 2 पे है, यानी कि ये हमें क्रिटिकल इफ़ेक्ट देगा। और इस पे हमने लिख दिया फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे कि ये 3 पे है, यानी कि ये मार्जिनल इफ़ेक्ट दे रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने तीनों जो हैं क्वेश्चन वो यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे आपने ये एक फार्मूला है, इसे याद रख लेना है, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब इन तीनों को यूज़ करते हुए ना, इन 3 क्वेश्चंस को कि हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, कितनी वो जो प्रॉब्लम है उसके कितने % चांसेस हैं और वो कितना इफ़ेक्ट करेगी, इनको यूज़ करते हुए हमने एक एग्ज़ाम्पल देखनी है। उससे आपको जो चीज़ क्लियर नहीं हुई वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये इस तरह है कि वो कहता है कि आपका एक रिस्क है, क्या है कि 70% आप वो उसने कहा है कि हम एक कंपोनेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। हमने कहा था कि हम जो यूज़ हुए कंपोनेंट है ना वो लेंगे और उनसे सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। तो हमने जो यूज़ेबल कंपोनेंट लेने थे ना उसमें से अब 70% मिल सकते हैं, 30% हमें नहीं मिल सकते। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहली तो थी प्रॉब्लम क्या है, हमने प्रॉब्लम बता दी कि उसमें से 70% मिल सकते हैं रिस्क जो है, और बाकी 30% नहीं मिल सकते। कितने चांसेस हैं इसके, कहता है कि 80% चांसेस हैं। 80 को देखें, 80 के साथ परसेंट है तो परसेंट को आप नीचे ओवर 100 लगाएंगे ना इस तरह, तो ये 80 और साथ में ओवर 100 आएगा, तो ये आपका सॉल्व होके तो आपका 0.8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 0.8% रिस्क आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। फिर वो कहता है कि इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये है कि अगर हमने सोचा था कि अगर हमने 60 कंपोनेंट लेने थे तो उसमें से 18 अब हमें ख़ुद बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारी जो कॉस्ट है वो पहले 1 लाख थी तो अब 1,80,000 हो जाएगी। तो इसके हवाले से हम RE फाइंड कर लेंगे। RE का भी हमने ऊपर फार्मूला देखा ना, ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क देखनी है। प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 0.8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी कॉस्ट है ये वाली, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, हमने ये करना है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि कंपोनेंट थे हमें चाहिए लेकिन अब हम उसमें से 70% यूज़ कर सकते हैं। तो हमने चेक करना है जो 30% हम यूज़ नहीं कर सकते वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एनालाइज़ किया कि आखिर ये प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है। तो हमें 3 रीज़न्स पता चली। कहता है सबसे पहली बात तो ये है कि हमने वो जो कंपोनेंट समझ रहे हैं ना आप, मसलन के हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना था, तो हमने सोचा कि हम सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट लेंगे और उन्हें आपस में जोड़ के ये वाला सॉफ्टवेयर तैयार कर लेंगे। तो वो जो कंपोनेंट थे वो हमने सोचे थे, अगर मसलन हमने सोचे थे कि हमने 60 कंपोनेंट लेने हैं तो अब उनमें से 18 हमें नहीं मिल रहे, तो ये हम उसकी वजह पता कर रहे हैं कि वो 18 हमें क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है। तो वो 18 के लिए हमें जो वजह पता चली है, पहली वजह उसकी जो हमें पता चली वो ये है कि वो कहता है कि हमने कुछ कंपोनेंट ऐसे थे जो हमने खुद नहीं बनाए थे, थर्ड पार्टी से बनवाए थे। अब ऐसा है कि हमें कंफर्म नहीं है वो जो थर्ड पार्टी ने बनाए हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, तो हम उनसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह वो ये कहता है कि कुछ कंपोनेंट ऐसे थे जो हमारे पास हैं तो, लेकिन क्योंकि अब हम अभी प्लान कर रहे हैं, हमने अभी सॉफ्टवेयर बनाया तो नहीं है ना, तो ऐसा है कि हमें पता नहीं, हमें लगता है कि ये जो है ना उसमें फ़िट नहीं हो सकते, ये उसमें हम उन्हें जब एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम इन्हें यूज़ नहीं करना चाहते। और तीसरा मसला ये है कि हम कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट है इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है
वो लैंग्वेज नहीं है जो हमें कस्टमर ने कही थी, तो इसलिए हम इसे भी यूज़ नहीं करना चाहते। तो अब इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। हम कहते हैं कि चलें जी, हमारे पास 3 प्रॉब्लम थे ना, तो इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ये था कि हमने थर्ड पार्टी से बनवाया था, हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो चले जाएं थर्ड पार्टी से रब्ता करें, उससे कहें कि हमें कंफर्म करके दें कि आपने जो बनाया है वो ठीक है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में ये था कि आप जब उन्हें जोड़ेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वो पता नहीं सही रिज़ल्ट दें कि नहीं, तो भैया आप एक ऐसा इंटरफेस तैयार करें ना जिस पे आप अप्लाई करके देखें, अगर वो चल जाते हैं तो लगा लें, कुछ चांसेस तो होंगे ना उनके चलने के। इसी तरह थर्ड वाला क्या था कि आपके जो कस्टमर ने लैंग्वेज कही है उस लैंग्वेज का नहीं है, तो भाई रब्ता करें अपने कस्टमर से, उससे पूछें कि अगर आपको C++ आपने कही थी लेकिन हमारा कुछ जो कंपोनेंट है वो जावा में लिखे हुए हैं, तो आपकी जो चीज़ है, आपके पास जो कंप्यूटर या जो भी चीज़ है वो जावा को सपोर्ट करता है ना, अगर करता है तो उसे यूज़ कर लें। लेकिन अगर कस्टमर कहेगा कि नहीं जावा को सपोर्ट नहीं कर रहा या किसी और लैंग्वेज को नहीं कर रहा, तो फिर आप रहने दें। मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो हो सकती हैं ना ये सॉल्व हो जाएं, तो आप कोशिश ये करें कि इन पॉसिबिलिटीज़ को आप कवर अप कर लें। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी ये सॉल्व नहीं होते तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपने वो अमाउंट बनाई थी रिस्क को एनालाइज़ करके, हमने यहाँ पे एक अमाउंट बनाई थी ना अपने रिस्क को एनालाइज़ करके कि अगर रिस्क आ जाए तो इतनी अमाउंट हमें ज़्यादा लगेगी, तो आपने वो अमाउंट जो है वो अप्लाई करनी है अपने प्रोजेक्ट पे, और फिर आपने एक ऐसा प्लान तैयार कर लेना है उन 18 कंपोनेंट को ऐड करके, यानी कि वो 18 कंपोनेंट जो आपको एडिशनल बनाने हैं उनको अंदर डाल के आपने एक ऐसा शेड्यूल बना लेना है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे अप्लाई कर दें, और आपने अपने स्टाफ को भी उसी तरह प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास था। इसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ है जो हमने पीछे छोड़ दी थी, RMMM। तो ये क्या है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम तीनों के पहले मीनिंग देखते हैं। मिटिगेशन क्या है, आप ऐसा प्लान तैयार कर लें कि आपको रिस्क आने से पहले ही आपका वो रिस्क कवर हो जाए। ठीक है, यानी कि आप अपनी स्ट्रेटजी ही ऐसी बना लें कि अगर वो रिस्क आए भी तो आपको इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, दूसरा ये है कि आप मोनीटर करते रहें कि अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम या रिस्क आता है तो फिर हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड ये है मैनेजमेंट के, अगर जैसे हमने मोनीटर किया रिस्क आ गया है तो फिर हम उसे मैनेज करेंगे। तो RMMM जो है ये 3 तरीक़ों से इसमें हम 3 चीज़ें अप्लाई करते हैं, 3 स्ट्रेटजी। सबसे पहले होती है रिस्क अवॉइडनेस, मतलब आप कोशिश करें कि रिस्क आए ही ना, जितनी पॉसिबल हो सके आप कहें कि रिस्क ना आए। लेकिन उसके बाद अगर रिस्क आ जाता है तो उसे मॉनिटर करें और उसके बाद उसे मैनेज करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, मिटिगेशन। तो हम मिटिगेशन देखते हैं। मिटिगेशन में हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करनी है जिसमें आपको रिस्क इफ़ेक्ट ना करें। तो इस एग्ज़ाम्पल से जो है ना हम RMMM को आज क्लियर कर लेंगे। तो ये इस तरह है कि तो इस एग्जाम्पल में हमें एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें हमने रिस्क और उसकी लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट वगैरह देख के तो हमने उस पर RMMM अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले वो कहता है आपके पास रिस्क है, एक रिस्क को उसने RJ कह दिया है। रिस्क क्या है, रिस्क कहता है हाई टर्नओवर्स है। हाई टर्नओवर का क्या मतलब है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइक्लीहुड उसकी क्या है, यानी कि 70%, उसके चांसेस कितने हैं, 70%। और मैंने आपको बताया था कि अगर 70% चांसेस जैसे उसने यहाँ पे कहे हुए हैं तो 70% चांसेस होंगे हमारे पास, तो क्योंकि वो परसेंट होता है तो परसेंट का नीचे 100 आएगा, तो ये हमारे पास 0.7 इसकी लाइक्लीहुड निकल आएगी। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने इम्पैक्ट बताया हुआ है। इम्पैक्ट हमने क्या है, लेवल 2 पे रखा है, यानी कि हमारे पास क्रिटिकल सिचुएशन है। ये 3 चीज़ें उसने बता दी हैं। कहता है आपके पास रिस्क क्या है कि हाई टर्नओवर है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। लाइक्लीहुड क्या है कि आपके पास 0.7 लाइक्लीहुड है। और इम्पैक्ट क्या है, क्रिटिकल सिचुएशन है आपके पास। तो आपने इसे सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम सबसे पहले मिटिगेशन करते हैं। मिटिगेशन क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे जो हमारा रिस्क है जब अगर वो आ भी जाए तो वो हमें इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है ना, हम पहले से ही ऐसी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि हम स्टाफ से मिलेंगे और पता करेंगे कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं,
उसकी वजह ये हो सकती है कि आपका जो काम है उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, या आप लो पे कर रहे हैं उन्हें, या आपके जो कम्पिटिटिव हैं वो ज़्यादा अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसे सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये देखें, अगर आपके कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल हैं आपके, तो फिर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। उसके बाद कहता है कि अब देखें प्रोजेक्ट हो गया स्टार्ट। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद आपने ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी है कि अगर लोग छोड़ के जा भी रहे हों तो फिर भी आपके प्रोजेक्ट पर असर ना हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि ईच डेवलपमेंट एक्टिविटी इज़ वाइडली डिस्पर्स्ड। हमने ये नहीं करना कि एक एक्टिविटी जो है वो एक ही बंदा कर रहा है। हमने ऐसा करना है कि हर जो एक्टिविटी है उसका एक से ज़्यादा लोगों को बताओ, ताकि अगर एक छोड़ के भी चला जाए तो बाकियों को उसकी खबर हो और हम उसको कंटिन्यू कर सकें। ऐसा ना हो कि किसी एक के जाने से स्टॉप हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर जो काम है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है, यानी कि जो भी काम हो रहा है उसे आपने साथ में लिखवा भी लेना है, ताकि अगर कोई बंदा चला जाए तो वो देख के उससे तो अपना काम कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने पीर रिव्यूज़ करवाने हैं। पीर रिव्यूज़ क्या है कि एक का काम दूसरा रीचेक कर रहा है, दूसरे का काम पहले वाला रीचेक कर रहा है। इससे ये होगा कि जब कोई बंदा चला जाएगा तो दूसरे को पता होगा, अच्छा हाँ ये इस तरह का काम कर रहा था। तो ये हमने फ़र्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, जिसमें हमने क्या किया है कि ऐसी स्ट्रेटजी अपना ली है माइटिगेशन में कि अब हमें अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी भी तो ज़ाहिर है असर तो उसका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रोजेक्ट ही रुक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने मॉनिटरिंग करनी है, नज़र रखनी है हर एक पे। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे उनका जनरल एटीट्यूड कैसा है आपके स्टाफ का, कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे, वो आपने ख़त्म करवाने हैं। और आपने नज़र रखनी है अगर ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि अगर ऐसा होता है कि वो जो रिस्क आपने एनालाइज़ किया था वो रिस्क आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने थर्ड स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, विच इज़ रिस्क मैनेजर एंड कंटिन्यूएंसी प्लान, ठीक है ना। ये जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, फिर आपने ये अप्लाई कर देना है मैनेजमेंट वाला। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसा होगा कि ये देखिए, हम अपने प्लान को अप्लाई कर देंगे, जो हमने पहले प्लान बनाया था ना उसको हम अप्लाई करेंगे। और दैन बस ये इतना ही लेक्चर है। इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।